वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे दिसंबर 5 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। और हमारा यहाँ पर कोर टारगेट यही है कि द हिंदू में जितने भी जो है वो न्यूज़ मेंशन्ड है, एक तरह से जो है वो हम द हिंदू की समरी को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमारा एडिटोरियल एनालिसिस पर भी फोकस है साथ के साथ में। प्लस हम जो है वो जितने भी न्यूज़ मेंशन्ड है आज के द हिंदू में, उसको जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे। लाइक GS1, GS2 एंड GS3 एंड GS4 किस तरह से जो है वो हमें न्यूज़ हेल्प कर सकती है प्रीलिम्स में और मेंस में, दोनों ही तरह से जो है हम कवर करेंगे यहाँ पर। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। तो जो सबसे पहली न्यूज़ हम बात करेंगे आज वो है जो कि मार्शल लॉ जो है वो लगाया गया था साउथ कोरिया में। देखो, साउथ कोरिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और पिछले 50 साल में वहाँ ऐसा कोई जो है वो ऐसा केस देखा ही नहीं गया था, लेकिन अचानक से वहाँ पर मार्शल लॉ लग गया। तो इंपॉर्टेंट ये रहता है कि यहाँ से सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि क्यों वहाँ पर मार्शल लॉ लगाया गया, पहला पॉइंट। देन उसके बाद मार्शल लॉ जब वहाँ पर लगाया गया तो उसका इम्पैक्ट क्या रहता है और किसने जो है वो मार्शल लॉ लगाया है, वो भी इंपॉर्टेंट रहता है। और इसमें उसके बाद अभी रिसेंटली क्या जो है वो एक जो है चैलेंज देखा जा रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट है यूल, उन्होंने जो है वो यहाँ पर जो है वो मार्शल लॉ लगाया। कारण क्या थे, इम्पैक्ट अगर या कारण अगर हम बात करें, रिस्ट्रिक्शंस किस तरह से रह रही है। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो चैलेंजेस या कंसर्न अगर हम बात करें मार्शल लॉ के रिगार्डिंग, तो उन्होंने ये कहा कि सिक्योरिटी कंसर्न। सबसे पहला तो जो उन्होंने कारण दिया वो यही दिया कि सिक्योरिटी कंसर्न है, मतलब एक्सटर्नल थ्रेट। एक्सटर्नल थ्रेट इनको सिर्फ एक ही कंट्री से है जो इनके पास में है, दैट इज़ नॉर्थ कोरिया। सेकंड, उसके बाद एंटी स्टेट फोर्सेस जो है वो कंट्री में बहुत ज़्यादा हो गई थी। इन्होंने दूसरा कारण जो है वो ये दिया, इसकी वजह से जो उन्होंने जो है वो मेनली मार्शल लॉ लगाया। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है कि इसका इम्पैक्ट क्या रहता है। तो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई सबसे पहले तो रिस्ट्रिक्शंस में अगर हम बात करें कि जो पार्लियामेंट की मीटिंग होनी थी, एक्सेस होनी थी, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, प्रोहिबिट कर दिया, कोई पार्लियामेंट की मीटिंग नहीं होगी। मीडिया को बिल्कुल कंट्रोल कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। स्ट्राइक्स पर बैन लगा दिया, कोई स्ट्राइक्स नहीं होगी। ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर लगा दी, प्लस साथ में कंट्रोल ओवर द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है उस पर कंट्रोल कर दिया। ओवरऑल अगर हम बात करें तो सस्पेंशन ऑफ द सिविल राइट्स को सस्पेंस कर दिया गया यहाँ पे। और सेकंड, यहाँ पर अगर हम बात करें एक तरह से कि आप जो मीडिया रिस्ट्रिक्शंस, मतलब आपके पास जो बोलने का अधिकार है वो चला गया, तो यानी कि एक तरह से बेसिक फंडामेंटल राइट रिस्ट्रिक्ट हो गए। अब हमारे लिए ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले तो ये क्लियर होता है कि 1980s के बाद अगर ऐसा कोई मार्शल लॉ जो है वो देखा गया, मतलब पिछले 50 साल में पहली बार ऐसा कोई जो है वो एकदम से कोई सरप्राइज मिला है साउथ कोरिया की तरफ से मार्शल लॉ की फॉर्म में। अब यहाँ पर इंडियन फैक्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, मार्शल लॉ और हमारे मतलब भारत में मार्शल लॉ प्लस साथ में फंडामेंटल राइट्स हमारे किस तरह से लिंक करते हैं। तो आर्टिकल 34 में जो है वो ये कहा गया है कि रिस्ट्रिक्शंस जो है वो मतलब फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस रहती है जब मार्शल लॉ लगाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि किसी भी एरिया में अगर हम बात करें या नेशन वाइड मार्शल लॉ अगर लगता है, सबसे पहले ध्यान रखना कि एरिया पे भी लग रहा है और पूरे कंट्री पे भी लग सकता है। तो यहाँ पर जो है वो आर्टिकल 34 कहता है फंडामेंटल राइट रिस्ट्रिक्ट होंगे जब मार्शल लॉ लगाया जाएगा। उसके बाद दूसरा जो कंसेप्ट हमें याद रखना है कि इस कंसेप्ट को हमने बोरो कहाँ से किया है, ब्रिटिश लॉ से, ब्रिटिशर्स से हमने जो है वो इसको लेकर आए हैं, स्टिल हमारे पास है। और लेकिन जो मार्शल लॉ टर्म है हमारे संविधान में कहीं भी डिफाइन नहीं है, इवन कोई भी ग्राउंड भी मेंशन नहीं है कि किस ग्राउंड पर ये लगेगी। तो ये क्लियर होता है, हमें पता चलता है कि मार्शल लॉ जो है वो कंडीशंस के ऊपर जो है वो ज़्यादा डिपेंड करता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पे कि जो अभी प्रेसिडेंट है वहाँ, प्रेसिडेंट यूल, वो जब मार्शल लॉ लगा दिया तो उसके बाद इम्पीचमेंट की बात भी अभी जो वो न्यूज़ में आ रही है कि इम्पीचमेंट हो सकती है। तो इम्पीचमेंट के रिगार्डिंग हमें याद रखना है कि आर्टिकल 61 जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की इम्पीचमेंट से लिंक करता है, जिसमें ये कहा गया है वॉलेशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी जो है वो आर्टिकल इंपॉर्टेंट होता है, एक आर्टिकल 34 और एक आर्टिकल 61 हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देन उसके बाद नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो अर्थ क्यूक से रिलेटेड है। 5.3 मैग्नीट्यूड अर्थ क्यूक जो है वो 5.3 मैग्नीट्यूड का अर्थ क्यूक जो वो विटनेस किया गया है कहाँ पर, अभी जो है वो मुलुगु रीजन में तेलंगाना के। तो इंपॉर्टेंट रहेगा तेलंगाना में। तो सबसे पहले तो अर्थ क्यूक यहाँ से हमें क्लियर होना चाहिए कि अर्थ क्यूक होता क्या है, ठीक है, क्योंकि जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से GS1 के लिए आपको ये हेल्प करेगा। और अर्थ क्यूक के रिगार्डिंग बेसिक फैक्ट पता होने चाहिए, इवन उतने फैक्ट्स पता होने चाहिए जो प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं और मेंस में भी। देखो अर्थ क्यूक पे मेंस में तो पूरा जो है वो नोट मतलब पूरा एक नोट बन सकता है, लाइक क्योंकि अर्थ क्यूक जो है डिजास्टर से भी लिंक कर रहा है, डिजास्टर नेचुरल डिजास्टर का पार्ट है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट का भी जो है वो ये क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। और GS3 से भी ये लिंक हो रहा है इस तरह से।
तो अर्थक्वेक को पूरा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अर्थक्वेक की अगर हम बात करें तो सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ है, ठीक है। ये किसकी वजह से हो सकता है? वोल्केनिक वजह से, वोल्केनिक की एक्टिविटीज़ की वजह से, टेक्टोनिक मूवमेंट, प्लेट मूवमेंट की वजह से, और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, मतलब कोई बिल्डिंग जो है वो बहुत बड़ी बिल्डिंग गिर गई तो उसकी वजह से भी जो है वो भूमि में कंपन आ गया। तो ये कुछ एक बेसिक कारण है। इस तरह से कीवर्ड्स में अगर आप लिखते हो तो न्यूज़पेपर के आप नोट्स भी बना सकते हो और आपको बहुत हेल्प मिलेगी रिवीजन में। शुरू में टाइम लगता है लेकिन बाद में फिर ईजी रहेगा और फिर इससे जो है वो जीएस के लिए आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। सेकंड, उसके बाद मेजरमेंट की अगर हम बात करें कि अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए, तो मैग्नीट्यूड जो है वो रिचर स्केल पर मेजर किया जाता है, जिसकी पावर अगर हम बात करें 0 से लेकर 10 तक है। और इंटेंसिटी की अगर हम बात करें तो वो मेरिकली स्केल पर मेजर की जाती है और जिसकी पावर अगर हम बात करें तो 1 से लेकर 12 तक है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन में पूछा, मतलब पेपर में जो है वो इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन पूछने के चांसेस रहेंगे क्योंकि ऑलरेडी पहले भी काफ़ी बार पूछा गया है। इवन मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी के स्केल पूछे जा सकते हैं जनरल साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। वेव्स की अगर हम बात करें अर्थक्वेक की, तो बॉडी वेव और सरफेस वेव 2 वेव्स होती है। बॉडी वेव्स जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव। प्राइमरी वेव जो सबसे पहले सरफेस पर आती है और ये जो है वो साउंड वेव्स की तरह होती है, सिमिलर टू साउंड वेव्स होती है। ये ट्रैवल करती है सॉलिड, लिक्विड और गैस किसी भी मीडियम से। मतलब ये क्लियर रहता है कि अगर प्राइमरी वेव सरफेस पर प्राइमरी वेव्स जो है वो ऊपर पहुंच गई धरती के ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों मीडियम से ट्रैवल कर लेती है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। देन सेकेंडरी वेव्स की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ सॉलिड जो है वो मीडियम से जो है वो ट्रांसफ़र करेगी। सबसे पहला पॉइंट, जहाँ पर लिक्विड होगा, जहाँ पर गैस होगा, वहाँ पर ये ट्रांसफ़र नहीं करेगी। तो ये अर्थ के इंटीरियर को भी स्ट्रक्चर, इंटीरियर को स्टडी करने में हेल्प करती है। उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट और बताना है कि थोड़े समय बाद आती है, यानी कि प्राइमरी वेव पहले आएगी फिर सर उसके बाद जो है वो सेकेंडरी वेव आएगी। उसके बाद ट्रैवल की अगर हम बात करें कि ये सॉलिड सरफेस से ही ट्रैवल करेगी, ये याद रखना है। और ये लास्ट रिपोर्ट होती है सिज्मोग्राफ पे, और कहीं ना कहीं ये मोर डिस्ट्रक्टिव भी होती है। लास्ट में आएगी तो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है। सरफेस वेव की अगर हम बात करें कि जब प्राइमरी वेव यानी कि बॉडी वेव किसी सरफेस से टकराती है तो उसके बाद जो वेव जनरेट होती है दैट इज सरफेस वेव। अब जो ये 2 पॉइंट्स हमें याद रखने हैं, एक फोकस और हाइपोसेंटर, हमेशा जो है वो इसमें कंफ्यूजन रहती है। आज हम इसको इतने इजी तरीके से पढ़ेंगे कि कभी नहीं भूलेंगे। देखो फोकस को जो है वो हाइपोसेंटर भी कहा गया है। ये धरती के अंदर का वो पार्ट है जहाँ से जो है वो आपकी अर्थक्वेक वेव्स जो है वो राइज होनी शुरू हुई इस तरह से। और एपिसेंटर यहाँ पर इसके ऊपर सीधा जो सरफेस पर जो, मतलब फोकस के सीधा ऊपर जो सरफेस पर जो पॉइंट बनता है दैट इज एपिसेंटर। तो एपिसेंटर बाहर होता है सरफेस के ऊपर और फोकस जो है वो अंदर, धरती के अंदर, जहाँ से जो है वो अर्थक्वेक वेव्स जनरेट होनी शुरू होती है। इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ध्यान रखना। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पोलावरम डैम प्रोजेक्ट जो है वो रिसेंटली न्यूज़ में है और उड़ीसा ने जो है वो बहुत जो है वो इसके ऊपर रेज कंसर्न करता है क्योंकि इससे जो है वो उड़ीसा का काफ़ी नुकसान होता है, स्पेशली अगर हम पानी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। और वाटर के रिगार्डिंग डिस्प्यूट्स ऑलरेडी जो है वो हमने देखे हैं, जैसे कावेरी रिवर डिस्प्यूट, मंदोवी रिवर डिस्प्यूट, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर हम बात करें पोलावरम प्रोजेक्ट की तो ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है और ये गोदावरी रिवर के ऊपर है और किसने बनाया है? आंध्र प्रदेश ने। तो ये याद रखना, आंध्र प्रदेश ने बनाया है। मल्टीपर्पज़ में अगर हम बात करें तो इरिगेशन, हाइड्रो पावर और ड्रिंकिंग वाटर, ये 3 इंपॉर्टेंट रहते हैं। प्लस साथ में हमें यहाँ से जो याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये कि ये गोदावरी नदी के ऊपर है और गोदावरी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? त्र्यंबकेश्वर से। त्र्यंबकेश्वर जो है वो नासिक डिस्ट्रिक्ट में है और नासिक से जो है वो और मतलब वहाँ पर त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी ओरिजिनेट होती है। वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर, ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और गोदावरी को जो है वो साउथ गंगा भी कहा जाता है। और इसके बाद ड्रेन कहाँ पर हो सकती है? ये बे ऑफ बंगाल में। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि बे ऑफ बंगाल में जो है वो ये ड्रेन करती है और बे ऑफ बंगाल में ये डेल्टा बनाती है, तो ये भी जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये जो डेल्टा बनाती है इसके अराउंड में आपको मैंग्रोव्स में देखने को मिलेंगे। और ये मैंग्रोव्स जो है वो जब अभी साइक्लोन दाना आया था तो उस साइक्लोन केस में इन्होंने बहुत हेल्प की थी, जो इंटीरियर जो अर्थ है, इंटीरियर जो इंडिया उसको प्रोटेक्ट करने में। देन उसके बाद नेक्स्ट है कैश ट्रांसफ़र स्कीम्स फॉर वुमेन एज न्यू पोल बैंक, ये इंपॉर्टेंट रहता है। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर जो हमें समझना है, जो यहाँ पर पूरा का पूरा ये एडिटोरियल बता रहा है, की पॉइंट जो हमें याद रखने हैं। सबसे पहले तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में मेरिट्स और डिमेरिट्स आपको पता होने चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा अभी, स्पेशली क्योंकि इतना ज़्यादा कैश ट्रांसफ़र हो रहा है इन फॉर्म ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, तो ये मेरिट्स और डिमेरिट्स पढ़ने इसके जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। देन उसके बाद डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है? वेलफेयर पॉलिसीज़ के थ्रू। वेलफेयर पॉलिसीज़ में स्कीम्स आती है। अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र की स्कीम है जिसमें 1500 रुपये वुमेन को दिए जा रहे हैं और झारखंड की अगर हम स्कीम बात करें तो उसमें 1000। इवन अगर हम सेंट्रल लेवल पर बात करें तो किसान PM किसान सम्मान निधि योजना, किसान
सम्मान निधि योजना, तो ये जो स्कीम है निधि योजना, इसमें भी जो है वो 6,000 रुपीज़ दिए जा रहे हैं। राइथू बंधु, राइथू भरोसा, ये कुछ स्कीम्स है जो ऑलरेडी जो है वो अभी जो है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के अंडर जो है वो वर्क कर रही है। अभी मेन मेरिट अगर हम बात करें तो जो मिडल मैन है, ठीक है, वो यहाँ से बाहर हो जाता है कि मिडल मैन का कोई रोल ही नहीं रहता, डायरेक्ट सरकार पैसा जो है वो बेनिफिशियरी के अकाउंट में भेजेगी। और 14 स्टेट्स की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी जो है वो सम काइंड ऑफ असिस्टेंट जो है वो प्रोवाइड कर रही है। ये एक्सिस बैंक की पूरी सर्वे है, डिटेल है, उनके अकॉर्डिंग ये पूरा डाटा है। अब यहाँ पे इस एडिटोरियल में यही बात की गई है। तो सबसे पहले तो वुमेन का बता रखा है कि क्यों जो है वो प्रोवाइड की जा रही है, क्या रीजंस है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र या वेलफेयर पॉलिसीज़ के, और किस तरह से ये पोल बैंक बनता जा रहा है। क्योंकि एक फैक्टर ये भी आता है, इन्होंने क्लियरली यहाँ पर बता रखा है कि जो आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है वो एक तरह से फ्लेवर ही बन रहा है पॉलिटिकल लेवल पर। अभी अगर हम बात करें, वुमेन ऑलमोस्ट जो है वो यहाँ पर एक डाटा मेंशन कर रखा है कि जो वुमेन का जो टर्न आउट था, एक तरह से अगर हम बात करें यहाँ पे पब्लिक पॉलिटिकल स्पेयर में, तो 47% था 1962 में, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में 66% है। तो अभी भी स्टिल यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अभी भी वुमेन को वेलफेयर जो है वो स्कीम्स पॉलिसी यहाँ पे दी जा रही है। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फैक्टर जो है वो यहाँ पर लिंक होता है। देन उसके बाद डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के बारे में इन्होंने यहाँ पर जो है वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं। जो स्कीम्स यहाँ पर 1500 वाली महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो वो है मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, जिसमें 1500 रुपये दिए जाएंगे जो भी आधार लिंक बैंक अकाउंट होंगे, और यहाँ पर वुमेन के लिए जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी रखा है। और झारखंड की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, इसमें जो है वो 1000 रुपीज़ जो है वो एलिजिबल वुमेन को दिए जाएंगे मंथली, यहाँ पर जो है वो टारगेट है। और एक्सिस बैंक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमने देखा, जो कि हमने कवर किया। फिर साथ में ये भी कहा गया कि यहाँ पर एक ऑलमोस्ट पॉइंट आ रहा है कि एक्सिस बैंक ने ये कहा है कि 14 स्टेट ऑलरेडी हैव अ सच स्कीम्स इन प्लेस कवरिंग ऑलमोस्ट फिफ्थ ऑफ द इंडियाज अडल्ट फीमेल पॉपुलेशन। तो यानी कि इतनी ज़्यादा वेलफेयर पॉलिसी स्कीम्स जब हम दे रहे हैं तो इससे कहीं ना कहीं जो वो चैलेंजेस भी हो सकते हैं इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जब लोगों को ऐसे ही पैसा मिल रहा है तो फिर एम्प्लॉयमेंट के लिए थोड़ा सा फैक्टर यहाँ पर रहता है। तो इसको भी हम इस तरह से पढ़ सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये एडिटोरियल रहेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वो है इंडिया स्ट्रेटजिक फोकस ऑन वेस्ट अफ्रीका। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है वेस्ट अफ्रीका पर फोकस, लेकिन हम साथ में वेस्ट एशिया को भी देखेंगे कि वेस्ट एशिया में हमारे क्या इंटरेस्ट है। क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें अगर हम बात करें वेस्ट अफ्रीका में तो ऑलमोस्ट क्लियर होता है नाइजीरिया के साथ, कि नाइजीरिया के साथ हम इसको पूरा क्लियर कर सकते हैं, लेकिन हम जो है वो साथ में वेस्ट एशिया को भी कवर करेंगे ताकि हमारे 2 पॉइंट्स एक साथ कवर हो जाए। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे इस एडिटोरियल के बारे में। तो रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि G20 के समिट के लिए जब प्राइम मिनिस्टर जो है वो ब्राज़ील गए थे, तो वो जो है वो नाइजीरिया भी होकर गए। तो नाइजीरिया जो है वो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और नाइजीरिया अगर हम बात करें हमारे लिए स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक अफ्रीकन नेशन जो कि फाउंडिंग जो है वो मेंबर है अफ्रीकन यूनियन की, और एक डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पर जब प्राइम मिनिस्टर जी गए तो उनको जो है वो यहाँ पर सेकेंड हाईएस्ट नेशनल अवार्ड ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द निगर, ये जो है वो अवार्ड उनको यहाँ पर मिला। ठीक है, इंपॉर्टेंट। और ये अवार्ड सेकंड फॉरनर है उन जिनको मिल रखा है। पहला मिल रखा था क्वीन एलिजाबेथ सेकंड को, ये 1969 में दिया है। उसके बाद ये सेकंड फॉरनर हमारे प्राइम मिनिस्टर जिनको ये अवार्ड मिला। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इससे ये क्लियर होता है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो अभी टाइज अगर हम बात करें वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कहा गया है कि नाइजीरिया जो है वो एक लार्जेस्ट इकॉनमी है। नाइजीरिया इज बोथ लार्जेस्ट एंड द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन अफ्रीका, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हमारे लिए इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें नाइजीरिया जो है वो रीजनल जो बैलेंस है उसको प्रमोट करने में भी काफ़ी हेल्प करेगा, स्पेशली अफ्रीकन यूनियन लेवल पर अगर हम बात करते हैं, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन का ये फाउंडिंग मेंबर है। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे कि नाइजीरिया में आपको नेचुरल गैस और ऑयल के जो है वो रिजर्व्स भी आपको अच्छे मिलेंगे देखने को। और अभी रिसेंटली जो हमने टाइज फोकस किया है उसमें हमारा डिफेंस, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, ट्रेड, हेल्थ और एजुकेशन, इनके ऊपर फोकस है। फिर कुछ कॉमन चैलेंजेस है दोनों कंट्रीज फेस कर रही हैं। टेररिज्म पहला आता है। सेकंड अगर हम बात करें तो सेपरेटिज्म, पायरेसी, ड्रग ट्रैफिकिंग, ये जो है वो मेजर चैलेंजेस है जो फेस कर रहे हैं इंडिया और
नाइजीरिया दोनों, तो दोनों मिलकर जो है वो इसके ऊपर काम करेंगे। उसके बाद मेजर कंसर्न अगर हम बात करें यहाँ पे, इवन लाइक इंडिया जो है वो कंसेशनल लोन भी प्रोवाइड कर रही है। जो मेजर कंसर्न या चैलेंज हमारे लिए रहता है, तो सबसे पहला चाइना की प्रेजेंस। चाइना की 200 से ज़्यादा कंपनियां नाइजीरिया में एक्टिव है। चाइना जो है वो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट जो है वो चाइना ने वहाँ पर चला रखे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, तो ये जो है वो एक कंसर्न रहेगा। और चाइना को काउंटर करने के लिए भी जो है वो हमारा जो है वो ये जो है वो स्टेप है कि नाइजीरिया में प्रेजेंस बनाई जाए, ताकि जो चाइना को भी काउंटर किया जा सके अफ्रीकन नेशंस में। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट आता है लिकी डीप सी पोर्ट। ये पोर्ट है, सी पोर्ट, ये वेस्ट अफ्रीका का लार्जेस्ट पोर्ट है और ये चाइना के कंट्रोल में, चाइना इसको फंड कर रहा है। तो आप इसका एग्जांपल भी बता सकते हैं जब हम चाइना का कंसर्न बता रहे हैं। जब कंसर्न का मैटर चाइना वाला ऐड कर रहे हैं तो हम इस पॉइंट को यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं और ओवरऑल इसको फिर बता सकते हैं। उसके बाद अब हम बात करेंगे साथ में ही इसको भी पढ़ेंगे कि वेस्ट एशिया, तो सबसे पहले कंट्रीज़ पता होनी चाहिए कि वेस्ट एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज़ इंक्लूड हो रही है। आर्मेनिया, साइप्रस, अजरबैजान, जॉर्जिया, बहरीन, इराक, इज़राइल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ईरान, ओमान, फ़लस्तीन, कतर, सऊदी अरेबिया, सीरिया, टर्की, यूएई, यमन। ये कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं और ऑलमोस्ट सभी के साथ भारत के अच्छे रिलेशंस हैं। अगर कंट्री वाइज कंट्री देखते हैं तो अजरबैजान के साथ, बहरीन के साथ, इराक के साथ भी हमारे अच्छे रिलेशन है, इसराइल के साथ तो बहुत अच्छे हैं, जॉर्डन, ठीक है। इवन अगर हम बात करें यहाँ पर सऊदी अरेबिया, यूएई, इनके साथ तो और भी ज़्यादा अच्छे हैं। टर्की से अभी बहुत अच्छे रिलेशन हमारे बन रहे हैं। सीरिया और यमन बोथ, इनके पास जो चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करने के लिए भारत जो है वो यूएन की साइड से, यूएन की तरफ से यहाँ पर जो है वो ह्यूमैनिटेरियन जो है वो असिस्टेंट प्रोवाइड करता रहता है। अभी ये रीजन में जो है वो इंपॉर्टेंट रिवर्स भी आती है। सबसे पहले आती है टिग्रस, यूरोफ्रेट्स और नाइल। ये 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स है जो कि न्यूज़ में भी रहते हैं काफ़ी, और नाइल तो है वो वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर भी है। और नाइल ड्रेन होती है आपका मेडिटेरियन सी में। ब्लू नाइन और वाइट नाइन दोनों मिलकर जो है वो नाइल रिवर बनाती है। इंपॉर्टेंट रहेगा, ये ध्यान रखना। देन सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें कि भारत के लिए जो वेस्ट एशिया उसका सिग्निफिकेंस क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला हमें याद रखना है एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पर ऑयल और नेचुरल गैस आपको मिलेंगे और भारत एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं पर भी जा सकता है, क्योंकि हमारी डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए एनर्जी जो है वो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद इकोनॉमिक फ्रंट पर अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट ये सभी इकोनॉमीज़ जो है वो भारत के लिए हेल्पफुल है ट्रेड एंड कॉमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। डायस्पोरा की अगर हम बात करें तो हमारा मतलब भारतीय लोग जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जो है वो वेस्ट एशिया में जाते ही जाते हैं, और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल गल्फ कंट्रीज़ की फॉर्म में हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। देन कल्चरल टाइज की अगर हम बात करें तो सबसे कॉमन एग्जांपल आता है कि इंडियन कल्चर को ये लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, क्योंकि इंडियन डायस्पोरा यहाँ पर देखा जा रहा है, गांधी जी के आइडल्स को ये फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट यहाँ पर एक पॉइंट और लिंक कर सकते हैं हम, वो ये कि नमस्ते इनिशिएटिव या फिर योगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इवन ऑफिशियल लैंग्वेजेस की भी हम बात कर सकते हैं। यूएई, सऊदी अरेबिया में जो है वो भारत यानी कि हिंदी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है। देन उसके बाद एक पॉइंट स्ट्रेटेजिक फैक्टर से भी लिंक करता है कि सेंट्रल एशिया के लिए जो है वो ये एक गेटवे है। यूरोप की कनेक्टिविटी, यूरोप से कनेक्ट करने के लिए भी हमारे लिए जो है वो एक ऑप्शन है, और इसके रिगार्डिंग हमने जो है बोथ इनलैंड एज वेल एज सी पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इनिशिएटिव जो है वो शुरू कर रखे हैं। देन उसके बाद फिर चैलेंजेस की बात भी हम कर सकते हैं कि चैलेंजेस क्या है। फिर अगर हम पूरा प्रॉपर इसको इन डिटेल पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला तो ऑयल क्राइसिस एक चैलेंज रहता है सबसे बड़ा। उसका टेररिज्म, या फिर अगर हम बात करें गाज़ा क्राइसिस, टेररिज्म और गाज़ा क्राइसिस दोनों आपस में लिंक कर रहे हैं। इसराइल और फ़लस्तीन के बीच में जो कन्फ्लिक्ट था, इवन लाइक यहाँ पर हम लेबनान के साथ भी कन्फ्लिक्ट देख रहे थे, जहाँ पर अभी सीज़ फायर जो है वो लगाई गई। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी सबसे बड़ा फैक्टर है यहाँ पे। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कब बदल जाती है पता नहीं चलता। डिजीज़ जो स्प्रेड हो रही है यहाँ पर सबसे बड़ा कंसर्न रहता है। देन उसके बाद वेस्ट सैंक्शंस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, जैसे इराक, ईरान, इनके ऊपर जो वेस्ट सैंक्शंस लगते हैं। चाइना की प्रेजेंस हमारे लिए सबसे बड़ा कंसर्न है, और चाइना को टारगेट करना भी हमारा सबसे बड़ा यहाँ पर जो इनिशिएटिव है। इवन चाइना को टारगेट करने का मतलब ये नहीं हो कि चाइना हमारा दुश्मन है। चाइना को टारगेट करने का मतलब है कि हम भी ग्रो करेंगे भाई, हमें भी डेवलप्ड होना है, हमें भी जो है वो मार्केट चाहिए। बॉर्डर इश्यूज़ भी यहाँ पर जो है सबसे बड़ा जो है वो चैलेंज रहता है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट एडिटोरियल है वो कास्ट सेंसस से लिंक करता है। तो सबसे पहले याद रखना है कि यहाँ पर इज़ द कास्ट सेंसस अ यूजफुल एक्सरसाइज। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स जो है वो बता रखे हैं, आप इनको कवर कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ही। और इवन अगर आप जिस्ट भी पढ़ते हो उसकी तो उससे भी जो है वो बात बन जाएगी। अब सेंसस हमारे लिए, क्योंकि हम यहाँ पर प्री पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फैक्ट डिस्कस करेंगे। सेंसस की अगर हम बात करें तो पहली सेंसस 1872 से लेकर 1881 के बीच में हुई थी, और यहाँ पर जो सेंसस कमिश्नर थे उनका नाम था WC
प्लोवडन। तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे नाम, और ये नाम भी याद रखना है और पहली सेंसस का भी याद रखना है। और लॉर्ड मेयो के टाइम पे शुरू हुई थी और रिपन के टाइम पे जो है वो खत्म हुई थी। पॉपुलेशन सेंसस की अगर हम बात करें तो ये यूनियन लिस्ट की एंट्री 69 में जो है वो मैंशनड है और 7th शेड्यूल में ये कवर है। 7th शेड्यूल की यूनियन लिस्ट में एंट्री नंबर 69 में जो है वो पॉपुलेशन सेंसस के बारे में बता रखा है। सेंसस इज कंडक्टेड अंडर द प्रोविजन ऑफ द सेंसस एक्ट 1948। तो अगर भारत में 2025 की सेंसस होगी तो उसको कंडक्ट किया जा रहा है सेंसस 48, जो आपका ये एक्ट है सेंसस एक्ट 48, इसके अंडर। देन उसके बाद 7th सेंसस जो है वो आफ्टर इंडिपेंडेंस हो चुकी है। ये 7th नंबर याद रखना बहुत ज़रूरी है। 1951 में पहली हुई थी, फिर उसका 61, फिर 71, 81, 91, 2001 और 2011, जो अभी तक की रिसेंट मानी जाती है वो 2011 मानी जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और अभी 8th जो है वो 2025 में होगी, होनी तो ये 2021 में थी, लेकिन कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया। एक तरह से जब हम सेंसस को पढ़ते हैं तो हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अभी भारत इस फेज़ में है, यानी कि हमारे पास वर्किंग एज पॉपुलेशन 15 से लेकर 59 के बीच में है, और ऑलमोस्ट अबव 50% या अबव 60% हम कह सकते हैं कि हमारी जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो डेमोग्राफिक डिविडेंड फेज़ में है। तो ये पोटेंशियल है, और ये पोटेंशियल हमें डेवलपिंग से जो है वो डेवलप्ड कंट्री बना देगा। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देन उसके बाद कास्ट सेंसस की यहाँ पर जो बात की गई है, तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हम देखो, जब भी हम एडिटोरियल पढ़ते हैं तो कोशिश करो कि उसको आंसर राइटिंग फॉर्मेट में ही डिस्कस करो। आंसर राइटिंग फॉर्मेट में जब हम उसको पढ़ते हैं, मतलब जिस तरह से आंसर लिखा जा सकता है, तो उससे हमें एक हेल्प मिलेगी कि हमारे पास ना कंटेंट इकट्ठा होना शुरू होगा, प्लस हमें क्लैरिटी होगी टॉपिक की। तो पॉजिटिव पॉइंट आप बता सकते हो और नेगेटिव पॉइंट यानी कि चैलेंजेस आप दोनों बता सकते हैं। पॉजिटिव की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सोशल इंपेरेटिव देखा जाता है कि सोशल वेलफेयर के रिगार्डिंग अगर कोई स्कीम लॉन्च करनी है तो उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। लीगल इंपेरेटिव, जो सोशल जस्टिस को इंश्योर करने के लिए ये अच्छा इनिशिएटिव रहेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिसीज इंप्लीमेंटेशन के लिए भी सही रहता है, पॉलिसीज बनाने के लिए भी सही रहता है। और मोरल इंपेरेटिव ये भी एक कंसेप्ट रहता है, मोरल। देन उसके बाद नेगेटिव में अगर हम बात करें तो सोशल डिवीजन का चैलेंज जो है वो स्टिल एक्टिव रहेगा। जो हम कह रहे हैं कि हमें कास्टिज्म को खत्म करना है, तो स्टिल मतलब क्या है कि कास्ट सेंसस अगर आप करवा रहे हो तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है डायरेक्टली। प्रिवेसी कंसर्न रहते हैं, लोग अपनी आइडेंटिटी को छुपाते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। और डाटा मिसयूज़ का भी एक कंसर्न रहता है, कहीं ना कहीं उन्हें डर रहता है कि डाटा ब्रीच हो सकता है, डाटा मिसयूज़ हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट चैलेंजेस है। देन इसके आपके पास जो है वो वे फॉरवर्ड भी जो है वो साथ के साथ में होने चाहिए कि वे फॉरवर्ड क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला तो ये हो सकता है कि हमें अगर कास्ट सेंसस को प्रमोट करना है तो उसके लिए हमें जो है वो कम्युनिटी एंगेजमेंट चाहिए प्रॉपर, ताकि और साथ में हमें जो है वो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी भी चाहिए पूरी की पूरी प्रोसेस में। डाटा मिसयूज़ या जो प्रोसेस है उसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं एज अ वे फॉरवर्ड। देन उसके बाद नेक्स्ट जो न्यूज़ रहती है वो रहती है इसरो के रिगार्डिंग। और इसरो जो है वो प्रोबा 3, ये यूरोपियन यूनियन का जो है वो मिशन है स्पेस के लिए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, इसको लॉन्च करेगा इसरो आज। इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे PSLV C-59 रॉकेट होगा, ठीक है। और ये जो है वो वेट कैरी कर रहा है 550 kg सैटेलाइट्स को टू देयर ऑर्बिट में ही ले जाएगा। और इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है कि ये ना इसरो की 61st फ्लाइट होगी, 61st फ्लाइट होगी। और इसरो जो है वो कौन सा रॉकेट यहाँ पर यूज़ कर रहा है, PSLV C-59। तो ये नाम याद रखना जरूरी है। और प्रोबा थर्ड एक फॉरेन सैटेलाइट है जिसको इसरो लॉन्च कर रहा है। तो दैट मीन्स इससे ये क्लियर होता है कि हमारे कमर्शियल फंक्शंस और हमारे को कितना रेवेन्यू आ रहा है। और स्पेस डिप्लोमेसी का भी जो है वो ये फैक्टर रहता है। स्पेस डिप्लोमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूरोपियन स्पेस एजेंसी के ये जो है वो इंपॉर्टेंट है। और ध्यान में रखना कि इसरो जो है वो 1969 में बना है। जो प्रेजेंट अभी इसरो के जो चेयरमैन है उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और DRDO की अगर हम बात करें, साथ के साथ में DRDO को भी पढ़ते हैं। DRDO जो है वो 1958 में बना था, और DRDO के जो चेयरमैन है उनका नाम भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। प्लस याद रखना है कि नासा जो है वो 1958 में बन रखा है। तो ईयर अभी लिंक हो गए हैं तीनों, तो तीनों याद रख सकते हैं हम। साइंस एंड जनरल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। देन उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, भूटान के जो किंग है अभी, ठीक है, वांगचुक, ये जो है वो भारत में विजिट करेंगे, 2 दिन के लिए भारत आएंगे। तो भूटान इंपॉर्टेंट रहेगा, मतलब भूटान जो है वो न्यूज़ में आ जाता है। तो सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि भूटान कौन कौन सी स्टेट्स के साथ या कंट्रीज़ का बॉर्डर शेयर करता है। तो कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो इंडिया और चाइना, 2, ठीक है, क्लियर है। देन उसके बाद भूटान एक लैंडलॉक्ड जो है वो कंट्री है। और इसमें अगर हम बात करें हमारी स्टेट्स जो बॉर्डर शेयर करती है, तो अरुणाचल प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल और सिक्किम इंपॉर्टेंट रहेगा।
भूटान जो है वो वर्ल्ड की फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल कंट्री है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। देन उसके बाद लैंडलॉक्ड कंट्री है, 4 स्टेट्स की हमने बात कर दी है कि अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम, वेस्ट बंगाल के साथ जो है वो बॉर्डर शेयर करता है। इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो हिमालयन नेशन है, ये भी भूलना नहीं है, कई बार हम मेंस आंसर राइटिंग में लिखते हैं तो वहाँ पर हम स्किप कर सकते हैं इस पॉइंट को, तो याद रखना हिमालयन नेशन है। हिमालयाज का स्प्रेड जो है एक्सपेंशन जो है वो भूटान में भी देखा गया। और 1949 में हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश हुए थे जब हमने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन जो है वो साइन करी थी। 2007 में इसको अपडेट किया गया था जिसमें हमने जो है वो प्रेजेंट इंटरेस्ट यानी कि मॉडर्न जो हमारी इंटरेस्ट है उसको प्रमोट करने की बात यहाँ पर की है। इंडिया और भूटान के बीच में अगर हम बात करें यहाँ पर रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखो सबसे पहले हमें जो है वो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं या कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से या इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ये 4 पॉइंट्स हमें याद रखने हैं जब भी हम किसी कंट्री को पढ़ रहे हैं, स्पेशली बायलेटरल रिलेशंस या फिर हम जो है वो एक तरह से डिप्लोमेटिक टॉक्स देख रहे हैं। तो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इंडियन और भूटान यानी कि जो भूटान के लोग हैं उन दोनों के आपस के रिलेशंस को बता सकते हैं, जिसमें बुद्धिज़्म जो है वो एक पॉइंट बन सकता है, बुद्धिज़्म जो है वो एक कॉमन जो है वो पॉइंट बन सकता है। देन कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो इंडियन डायस्पोरा जो लोकल लोग हैं वो भूटान जाते हैं और भूटान के लोग जो है वो काम करने के लिए भारत में आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इवन लाइक अगर हम बात करें यहाँ पे तो बुद्धिस्ट कल्चर को हम लिंक कर सकते हैं। फिर उसका इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो टूरिज्म सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि भारत से लोग जो है वो भूटान विजिट पे जाते हैं टूरिज्म, क्योंकि वहाँ पे जो टूरिस्ट साइट्स है स्पेशली बुद्धिस्ट जो साइट्स है उनको देखने के लिए। फिर हाइड्रो पावर के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो हाइड्रो पावर ऑलमोस्ट जो है वो 4 to 5 जो है वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो भारत जो है वो फंड कर रहा है भूटान में, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है और वो इलेक्ट्रिसिटी से भूटान के पास भी इनकम आ रही है और भारत को इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। ट्रेड एंड कॉमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें अगर हम तो भूटान जो है वो भूटान के लिए भारत जो है वो कोलकाता पोर्ट जो है वो से जो है वो ट्रेड कर सकता है, ऐसी परमिशंस ग्रांट है कुछ टैरिफ टैक्स पे करके यहाँ पे। प्लस साथ में डेस्टिनेशन की अगर हम बात करें तो भूटान से भी जो है वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, आप एक पॉइंट यहाँ पर बता सकते हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो रहता है वो जो है वो इंडिया में बेचा जाता है और इंडिया से भी जो है वो ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो रहता है भूटान के लिए। देन पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो सबसे पहला आता है ढोकलाम ट्राई जंक्शन, तो ये इंपॉर्टेंट रहता है। ढोकलाम ट्राई जंक्शन जो इंडिया, चाइना और भूटान के बीच में है और यहाँ पर जो है वो इंडिया का कंट्रोल है। सेकंड उसके बाद अगर हम बात करें स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो भूटान जो है वो बॉर्डर क्लैशेज रहते हैं चाइना के साथ, तो दैट मीन्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर हम बात करें भूटान तो दैट मीन्स ये क्लियर होता है कि दोनों के बीच में एक तरह से जो पॉलिटिकल वैक्यूम की तरह काम करेगा और जो है वो हमारे रिलेशन जो है वो भूटान के साथ बहुत अच्छे हैं, तो स्ट्रेटेजिकली चाइना को काउंटर करने के लिए जो है वो नॉर्थ ईस्ट में हमारे लिए भूटान काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर तो ट्रंप का जो टैरिफ है, इन्होंने यहाँ पर नीति आयोग के जो CEO है BVR सुब्रमण्यम, इन्होंने कहा कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। 100% टैरिफ की अभी धमकी दी गई थी, तो देखो कितनी सारी न्यूज़ जो है वो एक साथ बन जा रही है एक टैरिफ के साथ। ब्रिक्स जो नेशंस है उनको ये वार्निंग दी ट्रंप ने और डोनाल्ड ट्रंप जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, तो 100% टैरिफ का मतलब क्या होगा, तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो इसमें इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रखे हैं और इसमें सीधा यही कहा है कि रिलेशनशिप जो है वो हमारे US के बीच में मल्टी डायमेंशनल है। हमारे लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी कि अगर इस तरह की कोई टैरिफ लगती है तो हमारे लिए कोई मार्केट बन सकती है, हमारे पास जो है वो ट्रेड एंड कॉमर्स के रिगार्डिंग जो है एक्सपेंशन हो सकता है, ये स्कोप यहाँ पर रहेगा। नीति आयोग यहाँ से इंपॉर्टेंट रहेगा। नीति आयोग 2015 में बना है, इससे पहले जो है वो प्लानिंग कमीशन था। इवन एक बार जो है वो एग्ज़ाम में पूछा भी गया है नीति आयोग की फुल फॉर्म, तो अभी जिस तरह से एब्रीवेशन पुलिस के एग्जाम में ये कहा गया है कि एक एब्रीवेशन का क्वेश्चन रह सकता है, तो नीति आयोग उसमें ऑप्शन हो सकता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और नीति आयोग की अगर हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर इसको हेड करते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा। देन उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट जो न्यूज़ रहेगी वो साउथ चाइना सी के रिगार्डिंग रहेगी। साउथ चाइना सी की अगर हम बात करें यहाँ पर तो चाइनीज़ शिप यहाँ पर क्या है, फायर्ड वाटर कैनॉन एट वेसल मलीना, यानी कि फिलीपींस ने ये कहा है, फिलीपींस ये क्लेम करते हैं कि चाइना ने यहाँ पर क्या है कि वाटर जो है वो कैनॉन को जो है वो फायर किया है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहता है साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी का नाम चाइना के नाम पर पड़ रखा है, इसलिए चाइना क्लेम करता है कि ऑलमोस्ट 80% ऑफ द रीजन जो है वो साउथ चाइना सी का चाइना के कंट्रोल में है, ऐसा चाइना मानता है। और इसका कारण क्या है, वो ना छोटे छोटे आइलैंड्स है साउथ चाइना सी पे और उनके ऊपर चाइना ने कब्जा करके अपनी टेरिटोरियल एक्सपेंशन बताई जा रहा है कि हमारा ये इस तरह से टेरिटोरियल एक्सपेंशन है। तो फिलीपींस और अदर कंट्रीज़ जो साउथ चाइना सी में है उनके लिए कंसर्न है। और अगर हम बात करें इस साइड पे आपको पैसिफिक ओशन देखने को मिलेगा, तो पैसिफिक ओशन का एक्सटेंशन ही है ये लैंड जो आपका वेस्ट वर्ड यहाँ पर एक्सटेंशन हो रखा है, ये जो है वो साउथ चाइना सी में कवर होता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, मैप पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा।
आज हमने जो है वो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस किए हैं, उसमें IR का सेक्शन भी हमने कवर किया, पॉलिटिकल सेक्शन भी हमने कवर किया। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट डे के करंट अफेयर के साथ। थैंक यू, प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।